नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हमारे 4 इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक के बारे में। ये जो हमारे 4 इम्पोर्टेंट ऐसे के टॉपिक है ना, ये यूपीएससी सीएपीएफ 2024 एग्जाम के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर से पूछ ले जाएंगे। तो इन 4 टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे और इसके बारे में पूरी फुल डिटेल में नॉलेज लेकर के जाएंगे, ताकि अब एग्ज़ाम के अंदर जब भी हम जाए ना, हमें ना कोई दूसरा कंटेंट देखना पड़े, ना कोई दूसरी चीज़ पढ़नी पड़े। वो सारी ही चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हमने कवर कर दी है। तो वीडियो ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा भी लगता हो, जो भी आपका फीडबैक हो, कमेंट में एक बार ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों के पास भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसी और वीडियो प्लान करें ताकि आपका जो है वो हेल्प हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम है और आपके पास भी ऑब्वियसली टाइम कम है। तो आइए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी जो है ना, इसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, ऐसे देखने वाले हैं। अब देखो, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसको क्या करना होता है, हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। अब देखो, ऐसे को इंट्रोड्यूस करने के ना तरीके कई सारे हो सकते हैं। कुछ लोग कोट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली एक कन्वेंशनल तरीका होता है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें वो डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब करंट अफेयर की न्यूज़ डाल के वहां से स्टार्ट करते हैं। मैं जनरली जो फॉलो करता हूं ना, वो स्टार्ट करता हूं करंट अफेयर की न्यूज़ के साथ, उस टॉपिक को बताता हूं, जोड़ता हूं करंट अफेयर के साथ, और वापस उस टॉपिक को डिस्क्राइब करता हूं, और फिर उसके बाद से मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट कर देता हूं, बॉडी पे आ जाता हूं। तो आप जैसे भी चाहें, जैसा आप लिख रहे हो वैसा लिखिएगा। बिल्कुल किसी के भी कहने से, किसी के भी एक तरीके से बोलने पे आप अपने मेथड को चेंज मत करिएगा, क्योंकि आपका मेथड यूनिक हो सकता है, वो सिर्फ आप जानते हैं। तो अपने मेथड को आप ज़रूर से फॉलो करिएगा और ऐसे उसी मेथड के अनुसार लिखिएगा। अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ना, अगर जो भी लोग कन्वेंशनल तरीके से लिखते हैं, तो कन्वेंशनल तरीके वाले सुन ले कि अगर आप लिख रहे हो ना, तो आप इसके डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हो। और डेफिनेशन के अंदर आप क्या लिख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो डिफाइन करती है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक ऐसा इंसान जो कि स्किल्ड है, वो उस काम को करना जानता है और उसी काम को वो ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो काम नहीं मिल रहा। तो ऐसी सिचुएशन को जो ILO है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या कहती है, बेरोजगारी कहती है। मतलब बेरोजगारी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एक काम करने का इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास स्किल भी है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे कंडीशन को हम बेरोजगारी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर दूसरा तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूँ जनरली। तो वहाँ पर जो ये तरीके को फॉलो करते हैं, वो लोग कैसे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की दर है, वो क्या हो गई है, 7.45% से बढ़ गई थी फरवरी 2023 के अंदर। और ये जो नंबर है ना, टोटल कितना होता है भारत के अंदर देखा जाए तो 33 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं। तो ये हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि काम तो करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिल पा रहा, ऐसी कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फरवरी 2023 के अंदर 7.45% देखने को मिली थी, जिसका मतलब ये हुआ कि जो 33 मिलियन पीपल है भारत के, वो कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। अब अगर हमने बात कर ली कि अनएम्प्लॉयमेंट है भारत के लोग, तो क्यों है, ऐसा रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारा कॉजेज है ना, जो हमारे कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के, वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले कॉजेज की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा कॉज होगा ना, वो होगा लैक ऑफ एजुकेशन या फिर स्किल। यानी कि जो भारत के युवा है, जो भारत का वर्क फोर्स है ना, उसके पास एजुकेशन या फिर जो स्किल है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो क्या हो पाए, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो पाए, कहीं ना कहीं जॉब ले पाए। यानी कि जो हमारा ह्यूज वर्क फोर्स है, वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या करता है, काम करता है। अब देखो, इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं, जैसे आपने गिग इकोनॉमी का नाम सुना होगा, आपने जोमेटो के नाम सुना होगा, आपने रैपिडो का नाम सुना होगा। तो ये सब कैसे हैं, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर हैं। अब जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं ना, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं चाहिए होती है। और भारत का जो युवा है वो कैसा है, अनस्किल है, अनएजुकेटेड है। मैक्सिमम जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमें उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती और हम क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही होते हैं।
अब देखो, कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि अच्छा चलो वो तो जोमेटो में काम कर रहा है तो वो तो एम्प्लॉयड है, या फिर रैपिडो में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं है। देखो, हमने डेफिनेशन क्या बताई थी कि ऐसा युवा, ठीक है, जिसके पास स्किल है, जो किसी काम को करना जानता है और वो काम ढूंढ रहा है। अब देखो, आप अपना जीवन पालने के लिए तो कुछ भी करोगे ना। अगर मेरे पास स्किल है पीएचडी की, ठीक है, मान लो मैं प्रोफेसर हो सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब नौकरी ना मिली उसके वजह से मैं ठेले लगा के कुछ बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, मेरे को रोजगार मिल गया है। ऐसा नहीं है, मैं मजबूरी में बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे के घर के खर्चे चलाने हैं, मेरा पेट भी पालना है। तो ये कंडीशन है कि वो लोग ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रोजगार मिल गया, वो एम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट टर्म है ना, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो सबसे पहला तो यह है कि भारत के जो अंदर लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ स्किल है, जिसके वजह से जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, और इसके वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। दूसरा हमारा होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना, भारत की जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ ना बड़ा तेजी से हुआ है। अब इस ग्रोथ की वजह से हुआ क्या है कि जो हमारे पास जॉब थे वो लिमिटेड थे, और लिमिटेड जॉब होने की वजह से अब धीरे धीरे पॉपुलेशन जब बढ़ती गई, जब यूथ हमारा स्किल्ड होता गया, तो उस स्तर पर ना हमने जॉब क्रिएट नहीं कर पाया, और जब हम जॉब क्रिएट नहीं कर पाए तो हम कैसे हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, हम बेरोजगार होते चले गए। तो दूसरा रीज़न तो ये हो गया, पहला ये हुआ कि जो हमारी स्किल है उसका कमी है। दूसरा हमने बात कर ले कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका रैपिड ग्रोथ होता गया। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, भारत के अंदर ना जो एग्रीकल्चर है उसका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है, लेकिन भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है ना, एक तरीके से अंडर डेवलपमेंट में है। मतलब भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उतना अच्छा डेवलप्ड नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या करती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे अगर मान लो धान की फसल की बुआई होगी, ठीक है, तो फिर 2-3 महीने तक आपके पास कोई काम नहीं है। अब जब धान की निराई होगी, गुड़ाई होगी, उसके बाद ही आपको काम मिलेगा। ऐसे ही जब गेहूं की कटाई होती है तब आपको काम मिलता है, लेकिन जब गेहूं की कटाई हो जाती है और जब तक धान की बुआई स्टार्ट नहीं होती, उस बीच में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, आप एम्प्लॉयड नहीं रह सकते। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ना ये एक बड़ी खास बात है कि जो हमारा डोमिनेंस है ना एग्रीकल्चर का, वो हमारे देश में देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट तो देता है, बट सीजन में देता है। सीजन के बाद आपसे अनएम्प्लॉयमेंट आप हो जाते हैं, आपसे एम्प्लॉयमेंट छीन लिया जाता है या फिर रहता ही नहीं है। और हमारे अंदर देखोगे कंट्री के अंदर तो जो एग्रीकल्चर है वो अंडर डेवलप्ड है, तो इसके वजह से भी जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो क्या होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो, फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर ना आप ये लिख सकते हो कि भारत के अंदर जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, इनका क्या हुआ है, डिक्लाइन हो गया है। अब इनके डिक्लाइन से हुआ क्या है कि जो छोटे मोटे वर्कर थे ना, जो छोटे मोटे कामगार थे, उनको काम मिलने बंद हो गए। ठीक है, इसकी वजह से भारत के जो लोग हैं वो कैसे होते चले गए, अनएम्प्लॉयड होते चले गए। फिर आती है डिफेक्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं, जिसके वजह से हमारे यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है ना, हमारा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, अब इन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे कि जो इनका एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और इसके वजह से जो हमारे इंडियन हैं उनको कोई स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो अपने मन चाहे जॉब को ले पाए। तो इसके वजह से भी हम क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो हमने कॉजेस के अंदर क्या देखा कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, इसके बाद हमने देखा रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फिर हमने देखा डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फिर हमने देखा फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, एंड इसके बाद हमने देखा कि डिफेक्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम। अब इसके बाद अगर मान लो कॉजेस ये हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता होगा, कुछ तो इसका प्रभाव होता होगा हमारे कंट्री पे। तो इसका पहला जो प्रभाव है ना वो ये है कि देखो, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है ना, ये कहीं ना कहीं राइज होती हुई दिख जाएगी। यानी कि पहला इम्पैक्ट तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कि आपके देश के अंदर गरीबी बढ़ती है, और गरीबी बढ़ने से जो आपकी प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। सबसे पहले होता क्या है, गरीबी बढ़ने से जो क्राइम है वो बढ़ सकते हैं। अब क्राइम जब बढ़ेगा तो ये क्राइम क्यों बढ़ेगा, इसका रीज़न ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है ना, वो क्या होगा, ईजिली किसी गलत काम में, जो अनसोशल एलिमेंट होगा ना, वैसे कामों में क्या हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा, उसके तरफ इंटाइस्ड हो जाएगा। तो उसके तरफ वो झुकेगा, जब जाएगा तो इसके वजह से वो क्या करेगा, किसी ना किसी क्राइम को परफॉर्म कर देगा। तो इससे हमारे कंट्री के अंदर क्राइम जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट की तरफ इंटाइज होते चले जाएंगे। अब इससे हमारा एक और लॉस होता है, और वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन
संसाधन। कहा जाता है कि इंडिया की जो आबादी है ना वो अभी 144 करोड़ के आसपास है। अब देखो जो 144 करोड़ की आबादी है ना, इसके अंदर आप सोच के देखो कि जो लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ की वजह से जो लोग हैं वो ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिए, किसी ने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया। इससे बताओ क्या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस है यानी कि जो मानव संसाधन है उनका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना। तो इससे होगा क्या कि अगर मान लो कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि उसकी एक मेंटल फटीग जो है ना, उसको क्या कहती है, कहीं ना कहीं उसकी मेंटल फटीग, उसकी मेंटल इलनेस जो है वो सामने निकल के आती है। और फिर इंसान क्या करता है, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है, अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। और कोई जो मेंटल हेल्थ की वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है ना, वो क्या करता है, वो फिर सुसाइड करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो मेंटल हेल्थ की वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी कोई सा भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई में, या फिर आपके कोई से भी लाइफ के अंदर इश्यूज है ना, तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाओगे, ठीक है। वहां पर मैंने एक लिंक जो है वो दे रखा है, उस पर आप मैसेज करके, टेक्स्ट करके आप ना मैम के साथ एक टाइम जो है वो रख सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, एंड शायद आपको बेनिफिट हो जाए, आप थोड़ा उसमें से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, मेंटल हेल्थ के इश्यूज को आप कहीं ना कहीं वहां से जाकर के एक बार काउंटर कर सकते हो। खैर आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अफेक्ट द इकोनॉमी एडवर्सली। अब देखो जो हमारी ये अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये क्या करती है, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये आपकी जो एक तरीके से इकोनॉमी है ना उसको क्या करती है, काफ़ी बुरी तरीके से, एडवर्स तरीके से इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो कि कहा जाता है कि अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर 1% से बढ़ेगी ना, तो जो हमारे कंट्री की जीडीपी है वो क्या होगी, 2% से रेड्यूस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें देखने को मिलेगा कि हमारा इंपैक्ट क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो हमें पता लगा कि सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर गरीबी आ जाएगी, इसके वजह से हमारे क्राइम बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे, एंटी सोशल एलिमेंट की तरफ इंटाइस होते चले जाएंगे। हमारे जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, इनमें कमी देखने को मिल जाएगी। लोग जो है वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देंगे, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देंगे, और कई सारे लोग जो है वो सुसाइड करना भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर करते भी हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारी इकोनॉमी है ये भी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होती है, और हमने देखा कि 1% अनएम्प्लॉयमेंट होने से जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो 2% से रिड्यूस हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इम्पैक्ट होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट के अगर ये सारे इम्पैक्ट है तो फिर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया होगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया, उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आपने मनरेगा का नाम सुना होगा। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी कि आपको ये गारंटी देता है कि रूरल एरिया में आपको रोजगार मिलेगा। तो दिस एक्ट प्रोवाइड राइट टू वर्क टू पीपल, यानी कि पीपल को क्या करता है, राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार जो है उन्हें प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे गांव के लोग जो हैं वो क्या ना रहें, अनएम्प्लॉयड ना रहें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम लेकर के आई। दूसरे जो गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर के आया वो था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो था ना, इस योजना के अंतर्गत लोगों को क्या करा गया, स्किल प्रोवाइड करा गया, ताकि जो लोग हैं ना वो स्किल्ड हों, ताकि वो अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो पा सकें, अच्छे से अच्छी जगह वो जा सकें। तो ये एक दूसरा इनिशिएटिव जो था वो गवर्नमेंट लेकर के आई है। अब देखो ऐसे जो भी योजनाएं हैं ना, मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर आपके जितने भी स्कीम जो कि न्यूज़ में रहे हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, वो सारे स्कीम आपको बता दूंगा, जो कि आपके पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर 1 के अंदर देखा गया है कि हर बार 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो कि स्कीम से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब देखो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है ना, ये भी आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट ने है वो लॉन्च करा है ताकि वो क्या कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर पाए। अब इसके अलावा आप सजेशन क्या दे सकते हो, ठीक है। तो देखो आप सजेशन के अंदर ये लिख सकते हो कि प्रमोटिंग लेबर इंटेंस इंडस्ट्रीज, यानी कि भारत सरकार क्या कर सकती है, अगर भारत सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है ना, तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री प्रमोट करे जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव हो, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लेबर है ना वो काम कर पाए। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है ना, इसके अंदर वर्कर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। लेदर एंड फुटवेयर की जो इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर वर्कर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। जो वुड मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं, इसके अंदर लेबर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है, गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है, ये काफ़ी ज़्यादा लेबर जो है ना वो डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट अगर ऐसे इंडस्ट्री को प्रमोट करती है जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो, जिसके अंदर लेबर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं कम होगी।
दूसरा हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन है ना, ये करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि एक इंडस्ट्री के अंदर ना कई बार रेफरेंसेस चलने लगते हैं, मतलब एक ही रीजन के लोगों को, एक ही जगह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब है ना वो दी जाती है। तो इससे होगा क्या कि जो अदर स्टेट के लोग हैं, अदर लोकेलिटी के लोग हैं, अदर रीजन के लोग हैं ना, उनको फिर जॉब करने में दिक्कत आने लगती है, उन्हें जॉब नहीं मिलती और वो बेरोजगार रह जाते हैं स्किल होने के बावजूद भी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंडस्ट्री के अंदर से डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के आ सकते हो, जो सेंट्रलाइज पावर है उनको कहीं ना कहीं आप खत्म कर सकते हो, और चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी रीजन का हो, उसे उस कंपनी के अंदर रोजगार मिले, उसके स्किल के बेसिस पर आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा वे फॉरवर्ड पॉइंट होता है, उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि रिमूविंग द सोशल बैरियर ऑफ वुमेन्स एंट्री, यानी कि जो हमारी सोशल बैरियर्स है ना वुमेन एंट्री की, जो हमने लगा रखी है कि वुमेन को हम काम नहीं करना देते, वुमेन को हम रोकते रहते हैं कि नहीं आपको काम नहीं करना है। अगर इस चीज़ों को ना हम रिमूव कर दें, जो वुमेन की एंट्री है, जो इसके अंदर बैरियर आते हैं उसको हम रिमूव कर दें ना, तो इससे भी होगा क्या कि जो जॉब मार्केट है ना, ये सभी के लिए ओपन हो जाएगा और हम देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है ना वो जॉब कर पा रहे हैं और उन्हें जॉब मिल पा रही है। कंक्लूजन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, तो कंक्लूजन के अंदर आप लिख सकते हो कि बाय फॉलोइंग अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंक्लूडिंग स्किलिंग ऑफ पीपल, better education, increased focus on labor intensive sectors and etc, India will be able to decrease the unemployment rate subsequently। मतलब कि गवर्नमेंट जो है अगर वो फोकस करती है कि लोगों को स्किल दिया जाए, बेटर से बेटर एजुकेशन दी जाए, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, तो इसके वजह से होगा कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है उसे कम कर लेगा और धीरे धीरे सारे लोग जो है भारत के वो एम्प्लॉयड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि जो ये आपका ऐसे रहा ना अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया है। मैं फटाफट से एक बार रिकैप दे देता हूँ उसका। इसके अंदर आपने देखा कि जो हमारे ILO है इसने डिफाइन करा कि भैया आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फिर हमने देखा कि 7.45% से फरवरी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, जो ये कहती है कि देश का 33 मिलियन जो हमारे यूथ है ना वो अभी भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। फिर हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ एजुकेशन, फिर आती है रैपिड ग्रोथ, फिर आती है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फिर आता है फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड इसके बाद आता है डिफेक्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम। फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था, सबसे पहले हमने देखा प्रभाव ये हुआ कि हमारे देश में गरीबी बढ़ी तो फिर क्राइम बढ़ गए, और जब क्राइम बढ़े तो इसके वजह से हुआ क्या कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं ये धीरे धीरे कम होते चले गए। लोग जो है वो ड्रग्स के आदी हो गए, अल्कोहल के आदी हो गए, या फिर लोगों ने सुसाइड कर लिया। अब इसके वजह से क्या होगा, अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रही तो ये कहती है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कि देखा गया है कि 1% अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो जो हमारी कंट्री की GDP है वो 2% से रेड्यूस हो जाती है। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने आखिर स्टेप क्या लिए इसे कम करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम लेकर के आई ताकि जो रूरल एरिया है, गांव के अंदर लोगों को काम मिल पाए। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेकर के आया गया, जिसके अंदर स्किल प्रोवाइड करा गया ताकि लोग जो है वो अच्छे स्किल सीख करके अच्छी जॉब जो है वो हासिल कर पाए। फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ला करके कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश करी गई। फिर हमने वे फॉरवर्ड पॉइंट की बात करी और हमने देखा कि सरकार को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करनी चाहिए, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, लेदर एंड फुटवेयर हो गया, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फर्नीचर, ये सारे इंडस्ट्रीज जो हैं इनको गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है। फिर आती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि एक ही रीजन को पर्सन को जॉब ना मिले कंपनी के अंदर, ये सरकार को कहीं ना कहीं श्योर करने की जरूरत है। फिर हमने देखा कि रिमूविंग द सोशल बैरियर ऑफ द वुमेन, यानी कि वुमेन की जो एंट्री है कंपनीज के अंदर, इस पे जो एक बैरियर है उसको कम किया जाए, क्योंकि जो हमारी वुमेन है उनको जब रोजगार मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भारत के अंदर से कम होती चली जाएगी। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर के आ सकती है, जिसके तहत वो जॉब क्रिएट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमने देखी और फिर हमने इसका कंक्लूजन देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट अगर इन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को फॉलो करती है, इंक्लूडिंग स्किल ऑफ पीपल एंड इसके अलावा बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करती है और फोकस करती है लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे, तो इंडिया क्या करेगा, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देगा और धीरे धीरे सारे पीपल जो है भारत के वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस का वेपनाइजेशन करना,
स्पेस वारफेयर और यूज ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस। ये जो 3 हमारे एडिटोरियल है ना, अगर आपने लास्ट के 6 मंथ को फॉलो करा होगा या फिर 6 to 9th मंथ को भी फॉलो करा होगा ना, तो आपको ये एडिटोरियल न्यूज़ में दिख जाएंगे। और इनका महत्व क्या है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर इस बार एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों ही पॉइंट जो है ना इस ऐसे के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये पूरा सेशन या वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार 20 मिनट के बाद, और क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई है 20 मिनट बोलने के बाद, इतना लंबा मैं बोल नहीं पाता। तो अभी स्टार्ट करते हैं और इस एसओ को भी इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, और फटाफट से, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से चीज़ों को डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूँगा। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि मार्च 2019 के अंदर ना इंडिया ने क्या किया था, सबसे पहला अपना जो एंटी सैटेलाइट वेपन है ना, जिसको असेट बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं टेस्ट किया था। और ये जो टेस्ट करने वाला देश है ना, ये भारत चौथा देश बना जिसके पास अब स्पेस वारफेयर की कैपेबिलिटीज जो है वो आ चुकी है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। स्पेस वेपनाइजेशन जो है वो रेफर करता है कि यूजिंग वेपन एट टू आर फ्रॉम स्पेस, मतलब कि स्पेस से आप क्या कर रहे हो, वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हो किसी ना किसी तरीके के अटैक के अंदर, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्पेस वेपनाइजेशन। अब जो स्पेस वेपनाइजेशन है ना या फिर स्पेस वारफेयर है, ये है क्या, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्पेस वारफेयर क्या है, मतलब कि स्पेस के माध्यम से मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना, ठीक है, हम कहते हैं स्पेस वारफेयर। ठीक है, मतलब कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो कि ग्राउंड पे होती थी, किसी पर अटैक करना हो गया, किसी को मारना हो गया, कोई रॉकेट दागनी हो गई, कोई मिसाइल छोड़ना हो गया। पहले हम क्या करते थे, लैंड से करते थे या फिर वाटर से करते थे। हमारे पास 2 तरीके थे, बाय एयर भी हम करते थे इंडियन एयरफोर्स की मदद से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, स्पेस का इस्तेमाल करके मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं इन आउटर स्पेस लाइक सैटेलाइट ऑपरेशंस, एंटी सैटेलाइट मेजर्स एंड पोटेंशियल वेपन डेवलपमेंट बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज स्पेस वारफेयर। तो स्पेस वारफेयर क्या है अभी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं वेपनाइजेशन क्या है। देखो वेपनाइजेशन जो है ना, इसका मतलब होता है कि इंस्टॉलिंग वेपन इन आउटर स्पेस टू एस्टैब्लिश स्पेस सुपरियोरिटी एंड गेनिंग द एबिलिटी टू डैमेज द एडवर्सली स्पेस असेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑन असेट्स। वेपनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बोल सकते हो कि आपने क्या करा है कि आउटर स्पेस में जाकर के अपने वेपन को इंस्टॉल करा है, जिससे कि आप क्या कर पाओगे, दूसरे की स्पेस को ना डैमेज करके खुद को सुपर दिखा पाओगे, सुपीरियोरिटी फील ले पाओगे। तो उस फील को, मतलब जहां हम क्या करते हैं, दूसरे के स्पेस को तबाह करके अपने आप को एक सुपर डुपर दिखाते हैं। तो इस तरीके की जब भी कोई चीज़ होती है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वेपनाइजेशन। मतलब स्पेस के अंदर किसी दूसरे के स्पेस को आगे ना बढ़ने देना, किसी दूसरे की स्पेस की चीज़ों को हार्म पहुंचा देना, उसको डैमेज कर देना, क्या कहलाता है, वेपनाइजेशन कहलाता है। अब एग्जांपल ऑफ स्पेस वेपन्स, अब देखो आप स्पेस वेपन्स के कुछ एग्जांपल भी देख लो, जिसके अंदर आपको दिखने मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जिसको ईएमपी कहते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जिसको डीईडब्ल्यू कहते हैं, और लेजर्स एंटी सैटेलाइट्स वेपन जिसको असेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी सैटेलाइट्स वेपन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे होते हैं 3 टर्म जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। स्पेस वारफेयर आया तो उसका मतलब आप डायरेक्टली जान लो कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे स्पेस के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं स्पेस वारफेयर। इसके अंदर आप किसी के सैटेलाइट को तो नहीं तोड़ रहे, लेकिन हाँ आप क्या कर रहे हो, किसी देश पर अटैक कर रहे हो, किसके द्वारा, अपने स्पेस के द्वारा। तो स्पेस के द्वारा किसी देश की सेना पर, किसी देश के ऊपर आप जब अटैक करोगे, मिलिट्री अटैक करोगे, तो वो होती है स्पेस वॉरफेयर। और अगर आपने स्पेस के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा इस तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है कि आप दूसरे के जो स्पेस में चीज़ें इंस्टॉल है ना, उसको क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो वेपनाइजेशन के अंदर आता है कि आप स्पेस को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हो, कि आप सुपीरियर हो तो किसी के भी स्पेस में आने नहीं दोगे, आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते जाओगे उनकी चीज़ों को। और इसके एग्जांपल हमने बता ही दिए कि एक ईएमपी होता है और डीडब्ल्यू होता है और फिर एक एसेट होता है एंटी सैटेलाइट्स वेपन। अब देखो इंपोर्टेंस ऑफ स्पेस वेपनाइजेशन। अब जो स्पेस का वेपनाइजेशन है ना, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो स्पेस के अंदर की चीज़ें हैं, मतलब स्पेस की चीज़ों को हम आगे नहीं बढ़ने देते, दूसरे की स्पेस की चीज़ों को तोड़ते हैं, डैमेज करते हैं। तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है स्पेस में वेपनाइजेशन करने का।
देखो वेपनाइजेशन का महत्व ये है कि लिमिटेशन ऑफ ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम। अब सबसे पहला तो आपका इंपॉर्टेंस यही है ना कि मतलब क्यों जो लोग हैं वो स्पेस वेपनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि जो हमारी ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम होती है ना, उसका लिमिटेशन है, मतलब एक लिमिट तक ही वो चीज़ों को क्या कर पाती है, कैच कर पाती है, पकड़ पाती है और फिर वो रडार में शो कर पाती है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे बैलिस्टिक और मिसाइल्स वगैरह हैं ना, वो हमें पकड़ में नहीं आते और हम पे अटैक हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर पाएंगे, कहीं ना कहीं जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, इंटरसेप्ट कर पाएंगे काफ़ी ईजी तरीके से, अगर हम क्या करते हैं, स्पेस का वेपनाइजेशन करते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे कि एबिलिटी टू डिसेबल एनर्जी सैटेलाइट कैन सर्व एज अ पावरफुल डेटरेंट। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको डर है, ठीक है, आपको डर है कि आपको किसी देश से डर है कि वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, तो आप क्या करोगे, आप उसकी सैटेलाइट को ना डिसेबल कर दोगे। जब उसके सैटेलाइट को डिसेबल कर दोगे तो आपके ऊपर वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के डेटरेंट से, इस तरीके के खतरे से आप बच सकते हो। तो इसके लिए भी आपका स्पेस में वेपनाइजेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टू कंट्रोल इमर्जिंग चैलेंजेस। अब जो हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, नए नए चैलेंजेस हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेस के अंदर वेपनाइजेशन सिस्टम को लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि एंटी सैटेलाइट्स वेपन एंड साइबर थ्रेट से बचने के लिए भी हम पहले ही क्या करेंगे, अपने स्पेस को वेपनाइजेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, ताकि ऐसे हमलों से हम बच पाए और ऐसे हमलों से हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टू काउंटर चाइना, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए ना हम अपने स्पेस को वेपनाइजेशन की तरफ यूज़ कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है ये है कि जो चाइना है ना, वो अपनी स्पेस की कैपेबिलिटी को एक्सपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं असेट्स वेपन को ना इसके अंदर एक्सपेंड करेंगे, ताकि कभी भी जब हमें ऐसा लगे कि हमें सिक्योरिटी का रिस्क है या फिर हमें किसी भी तरीके की रिस्क है, तो इस चीज़ें से अपने आप को सिक्योर कर पाएँ और हम एक अपने रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित कर पाएँ, ताकि हमारा कोई भी नुकसान ना हो। तो इसके लिए भी हम अपने स्पेस को वेपनाइजेशन के थ्रू मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता क्या है कि एनिमी मोमेंट, यानी कि जो हमारे दुश्मनों की मोमेंट है ना, हमारे देश की तरफ, किसी पर्टिकुलर एरिया की तरफ, उस चीज़ के बारे में हम क्या कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। तो एक क्रिटिकल इंटेलिजेंस के लिए भी हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस वेपनाइजेशन है। और इससे होगा क्या कि जो हमारे स्पेस की कैपेबिलिटी है ना, वो तो मजबूत होगी ही होगी, और बाकी ये होगा कि जो हमारे नेशनल की सिक्योरिटी है वो भी कहीं ना कहीं इन्हेंस होती नज़र आएगी। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस ये रहा हमारा स्पेस वेपनाइजेशन का, कि इससे हमारी जो रडार सिस्टम है, जो कि एक लिमिट टाइम पर या लिमिट डिस्टेंस तक की चीज़ों को डिटेक्ट कर पाती हैं, तो ये हम स्पेस वेपनाइजेशन के थ्रू बढ़ा सकते हैं और हम बैलिस्टिक मिसाइल जैसी चीज़ों को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि एक पावरफुल डेटरेंट अगर हमारे ऊपर किसी एनिमी कंट्री, एनिमी सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा, तो उस डेटरेंट को भी ना हम खत्म कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, उस सैटेलाइट को ही डिसेबल कर देंगे। तो फिर हमने देखा कि जो हमारी इमर्जिंग चैलेंजेस है ना, जैसे कि एंटी सैटेलाइट्स वेपन एंड साइबर थ्रेट, तो इस तरीके के चैलेंजेस से बचने के लिए भी हम स्पेस वेपनाइजेशन कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, अभी स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो कल पे उसकी वजह से हमें कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाने के लिए भी अपने स्पेस को वेपनाइजेशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एनर्जी मोमेंट, फिर हम बात करते हैं एनिमी मोमेंट, यानी कि जो हमारे एनिमी मोमेंट हैं, जो हमारे देश की तरफ हो सकते हैं, उनको हम काफ़ी तरीके से, अच्छे तरीके से देख पाएंगे और हम काफ़ी अच्छे तरीके से उन पे नज़र रख पाएंगे। तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छा ज़रूरी हो जाता है कि हम स्पेस वेपनाइजेशन करें। अब देखो, अगर हम स्पेस वेपनाइजेशन करते हैं तो इसके थ्रेट्स क्या हैं, क्या है इसके नुकसान। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि न्यू डायमेंशन ऑफ स्पेस इन वारफेयर कैन फर्दर ट्रिगर दिस आर्म रेस। मतलब हुआ ये कि अगर मान लो जैसे चाइना है, ठीक है, तो चाइना ने क्या करा, सबसे पहले स्पेस वेपनाइजेशन यूके ने करा, यूएस ने करा, ठीक है, यूएस के बाद रशिया ने करा, रशिया के बाद चाइना ने करा। फिर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक होड़ लग गई, एक रेस लग गई कि भैया इन सारे कंट्री ने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि कहीं ना कहीं एक आर्म रेस जो है ना, जो एक हथियारों की रेस है, उसका कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग हो जाएगा। लोग जो है, एक लोग नहीं बोल सकते लेकिन कंट्री जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक आर्म रेस लगाने स्टार्ट कर देंगे, हथियारों की एक रेस होने लगेगी, जंग की एक रेस होने लगेगी, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो सबसे पहला थ्रेट तो ये है। फिर होता है कैन गो अगेंस्ट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि देखो स्पेस क्या है, सभी का है।
स्पेस जो है वो सभी का है, इसका किसी एक देश का तो उस पर अधिकार है नहीं कि स्पेस जो है वो यूएस का है या स्पेस जो है वो रशिया का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस सभी का है। लेकिन अगर मान लो स्पेस के अंदर वेपनाइजेशन होने लगे ना, और लोग एक दूसरे के स्पेस के सैटेलाइट्स को डैमेज करने लगे और उस पर अपना अधिकार बताने लगे, तो जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर जिसकी जितनी पावर, जिसका जितना सैटेलाइट के अंदर वेपनाइजेशन, जितना स्पेस में वेपनाइजेशन जिसका मजबूत, वो उतना ज़्यादा स्पेस के एरिया को कवर करके रखेगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्रेट की। वो होता है कि एडवांस कंट्रीज कैन कंट्रोल आउटर स्पेस पर्टिकुलर ऑर्बिट स्लॉट। तो जो हमने बात करी ना कि जिसकी जितनी पावर उसको उतना स्पेस मिल जाएगा, तो वो इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर लिखा गया है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे स्पेस डेब्रिस है ना, अगर आप देखो तो स्पेस के अंदर हमने इतनी चीज़ें अभी तक लॉन्च कर दी है, वो स्पेस में ही घूम रही हैं। तो जो इसकी वजह से अगर आप स्पेस में वेपनाइजेशन करोगे तो ये वेपन्स क्या हो जाएंगे, एक समय के बाद बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और अनयूज्ड हो जाएंगे। और इन अनयूज्ड मटेरियल को ही ना हम डेब्रिस बोलते हैं। तो जो इंक्रीज्ड स्पेस डेब्रिस है ना, ये आपको एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा जब आप फ्यूचर स्पेस मिशन लेकर के जाओगे। अगर मान लो आप फ्यूचर में कोई स्पेस मिशन करोगे ना, तो उस समय पर ये आपको स्पेस डेब्रिस जो है ना, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपके साथ आकर के जुड़ सकते हैं, आप में एक तरीके से टक्कर करा करके आपके स्पेस मिशन को फेल करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो हमारे टेंशन है ना, इंटरनेशनल टेंशन, अगर स्पेस वेपनाइजेशन को देखा जाए तो ये इसे क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं इसे एक्सरसरबेट कर सकती है, मतलब इसे और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। अगर स्पेस वेपनाइजेशन हम करते हैं तो जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है ना दो देशों के बीच में, मिलिट्री इंगेजमेंट जो होती है पहले बॉर्डर पे, ऐसे ये पूरे दुनिया के अंदर, पूरे धरती पर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और आपस में कई सारे देशों के बीच में इंटरनेशनल टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम वे फॉरवर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिख सकते हैं। देखो, वे फॉरवर्ड पॉइंट के अंदर यानी कि सजेशन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि हमें, अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, स्पेस वेपनाइजेशन कर रहे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए, एक रोबुस्ट यानी कि एक हेल्दी यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क चाहिए जो कि इन सारी स्पेस के ऊपर ना गवर्नेंस करे, सारी स्पेस को कहीं ना कहीं ध्यान दे, कोई ऐसा कानून बनाए जिसको सारे जो कंट्री है ना वो माने, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना स्पेस के अंदर तो उसको रिजॉल्व करा जाए विदाउट एनी फाइट, कोई भी फाइट किए बिना उस चीज़ को बैठक से सुलझाया जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बना सकते हैं जो कि स्पेस को गवर्न करे। ठीक है, ये पहला हमारा सुझाव हो सकता है। दूसरा हमारा सुझाव ये हो सकता है कि हमें स्पेस डेब्रिस को ना क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। तो जो स्पेस डेब्रिस है ना, जो स्पेस के अंदर कचरा हो गया है, उसको अगर एड्रेस करना है तो ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है। वरना ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो आपके डैमेज है ना उसको कहीं ना कहीं ये परफॉर्म करने लगेगा और आपके जो फ्यूचर मिशंस हैं उनको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लेकर के आ सकते हो और रोक सकते हो कि आउटर स्पेस में कोई भी क्या ना करे, वेपनाइजेशन ना करे, मतलब कोई भी कंट्री आउटर स्पेस को एज अ वेपन यूज ना करे। इसके लिए आप एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी लेकर के आ सकते हो जिसको साइन करना ही पड़ेगा बड़े बड़े देशों को। फिर हम बात करते हैं फोकसिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी। अब देखो, आप ना ट्रांसपेरेंसी पे फोकस कर सकते हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म यानी कि जो मेजर्स हैं उन पे आप फोकस कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जो मिस अंडरस्टैंडिंग है, मिस कैलकुलेशंस है ना, ये कहीं ना कहीं अवॉइड होंगी और लोग जो है वो आपस में, जो कंट्रीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगी। इसके अलावा आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो कि यानी कि जो दो देशों के बीच का एक आपसी समझ है वो जितना अच्छा होगा, लोग जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा और अगर हम स्पेस वेपनाइजेशन करते हैं तो वे फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो, इंडियन स्पेस, अब भारत ने अब तक स्पेस में क्या करा है उस चीज़ों को देखते हैं। तो देखो, डिफेंस स्पेस एजेंसी जो हमारी है ना, इसने क्या करा था, साल 2018 के अंदर इसने कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द मिलिट्री स्पेस एक्टिविटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश किया था। ये आप देख सकते हो स्पेस वेपनाइजेशन के अंदर, आप लिख सकते हो कि 2018 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, एक कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मिलिट्री स्पेस एक्टिविटीज जो है वो क्या करी थी, इस्टेब्लिश करी थी। ऐसे ही 2019 के अंदर जो हमारी इंडिया है उसने क्या करा था, मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति के थ्रू इसने एक एंटी सैटेलाइट यानी कि असेट मिसाइल टेस्ट जो है वो 2019 के अंदर करी थी। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडिया स्पेस एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज जो है ये 2019 के अंदर एक बार
करी गई थी। और ये जो एक्सरसाइज है ये क्या करती है, ये स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि 2019 के अंदर कंडक्ट करी गई थी। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया का स्पेस वेपनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन क्या रहा वो चीज़ें भी हमने देख ली। हमने देखा कि डिफेंस स्पेस एजेंसी जो थी 2018 के अंदर ये क्या करती है, कंट्रोल स्थापित करती है अमंग द मिलिट्री स्पेस सेंस एक्टिविटीज़। एंड इसके बाद हमने देखा मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति जो है ये क्या करती है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट यानी कि असैट जो है ये 2019 के अंदर लॉन्च करी जाती है। एंड इसके अलावा हमने देखा कि इंडियन स्पेस एक्सरसाइज जो है ये 2019 के अंदर कंडक्ट करी जाती है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप याद रखेंगे। अब देखो इसके अंदर कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि स्पेस अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, कैन बी यूज फॉर द साइंटिफिक डिस्कवरी, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। बड़ी अच्छी बात कही कि जो हमारी स्पेस है ना, लॉट ऑफ पोटेंशियल है इसका कि ये बेनिफिट करा पाए किसका, मैनकाइंड का, मानव का। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये रखना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के पर्पज से इसका इस्तेमाल करें, और हम कहीं ना कहीं जो हमारे साइंटिफिक डिस्कवरी है उसके लिए इसका इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करें, ना कि वेपनाइजेशन के तहत इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आप कंक्लूजन में ये चीज़ें लिख सकते हो। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आई होप अभी ये जो हमने पढ़ा ना स्पेस वेपनाइजेशन, या फिर इंडिया जो है वो स्पेस में क्या कर रहा है, या फिर इसके अलावा हमने देखा कि जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है ये कैसा है, स्पेस वॉरफेयर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आई होप इस ऐसे के अंदर से अब कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी ना आप बता पाओगे। अब आपको क्लियर होगा कि 2019 में क्या हुआ था, भारत कैसे चौथी कंट्री बनी थी जिसके पास अब क्या है, स्पेस वेपनाइजेशन है। फिर इसके बाद हमने देखा कि स्पेस वेपनाइजेशन क्या होता है, तो यूज ऑफ स्पेस, हम किस तरीके से स्पेस का इस्तेमाल एज अ वेपन करते हैं, तो उसी को वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस कहते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ टर्म जो थे हमारे, जैसे कि स्पेस वारफेयर, ये क्या थे, तो मिलिट्री एक्टिविटीज बाय द स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेस वारफेयर। वेपनाइजेशन का मतलब हुआ कि किसी दूसरे के स्पेस को हम क्या करें, डैमेज करें, तो इसको वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस बोला जाता है। और एग्जांपल ऑफ स्पेस वेपन्स के अंदर भी हमने देखा ईएमपी, डीडब्ल्यू और असैट। असैट क्या होती है, एंटी सैटेलाइट्स वेपन होती है। अब देखो इंपोर्टेंस हमने बात करी, इंपोर्टेंस ये है कि रडार से ज़्यादा अच्छा ये काम करेगा। दूसरा हमने ये बोला कि अगर हमें किसी से खतरा है तो उसके सैटेलाइट को हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारे साइबर थ्रेट हैं या फिर जो एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं उनके चैलेंजेस से। फिर हमने देखा कि जो स्पेस की कैपेबिलिटी है ना जो चाइना की बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं हम काउंटर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमने देखा कि जो एनिमी की मूवमेंट है ना उसको हम कहीं ना कहीं देख पाएंगे, उनको हम कहीं ना कहीं नज़र रख पाएंगे। फिर हमने थ्रेट भी देखा, थ्रेट ये था कि भैया अगर ऐसा होगा तो दुनिया के अंदर एक ट्रिगर हो जाएगा आर्म रेस, और लोग जो है वो हथियारों की होड़ में वापस से लग जाएंगे। कहीं ना कहीं जो स्पेस है वो सभी के लिए है, बट अगर ऐसा होगा तो जिसके पास पावर ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस जो है वो अपहोल्ड करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखा कि जो स्पेस के अंदर जो डेब्रिस है यानी कि जो कूड़ा कचरा स्पेस का वो बढ़ता जाएगा, जिससे कि हमारे फ्यूचर स्पेस का मिशन जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो बॉर्डर मिलिट्री इंगेजमेंट है ना अर्थ की, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और अलग अलग देश जो है वो एक दूसरे के साथ टेंशन में आ सकते हैं और टेंशन उनका बढ़ सकता है। फिर वे फॉरवर्ड के अंदर हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, एक रोबुस्ट यानी कि एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ला सकते हैं जो कि क्या करेगा, स्पेस के गवर्न करेगा, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगी स्पेस से रिलेटेड तो उसको वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, रोकेगा और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि दूसरा वे फॉरवर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि एक एक्सीडेंटल डैमेज से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्पेस डेब्रिस के बारे में भी सोचना होगा। तीसरा हमने बोला कि हम एक ट्रीटी लेकर के आ सकते हैं जिसके अंदर वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस को ना क्या कर देंगे, लीगली बाइंड कर देंगे, रोक देंगे, नहीं करेगा कोई भी देश। फिर हम कर सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं ना उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि दूसरे भी देशों को पता रहे, और इसके वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और मिसकैलकुलेशन ना हो। और इसके बाद हमने देखा कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी ला सकते हैं जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले। फिर स्पेस, इंडिया इन स्पेस वेपनाइजेशन देखेंगे तो हमें मिला कि 2018 के अंदर इंडिया ने कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द मिलिट्री स्पेस एक्टिविटीज जिसको डिफेंस स्पेस एजेंसी के तहत इस्टेब्लिश किया। फिर इंडिया ने क्या किया कि मिशन
शक्ति जो कि एंटी सैटेलाइट, जिसको मिसाइल टेस्ट कहा गया 2019 के अंदर, उसे कहीं ना कहीं लेकर लॉन्च किया। फिर इंडिया स्पेस एक्सरसाइज जो है ये भी 2019 के अंदर एक एक्सरसाइज करी गई जो कि स्पेस वॉरफेयर के ऊपर बेस्ड थे। कंक्लूजन के अंदर हमने जो चीज़ें देखी, आई नो कि अब सभी चीज़ें ये आपको क्लियर होंगी, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर भी हमें 20 मिनट लग चुके हैं। तो आई होप कि ये जो ऐसे है ना वो भी आपको समझ में आया हो, और स्पेस से रिलेटेड अब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आएगा और आप ना कर पाएँ। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। अब देखो जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है ना, इसको कुछ लोग नक्सलिज्म भी बोलते हैं। अब देखो इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हो अगर इसके ऊपर ऐसे आया तो आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसने क्या करा है, उन्होंने कहा है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, द नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हिट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री covered under the special SRE funding scheme has come down to 58 from 72। मतलब कि 72 ऐसे एरिया थे जो अभी कम होकर के 58 एरिया बच गए हैं जहां पर आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलते थे। लेकिन अगर आप इससे भी स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप करंट का डाटा यूज़ करें जैसे मैं करता हूं, तो आप लिख सकते हो कि रिसेंटली इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 29 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कॉल्ड नक्सल्स। और ये मारा कहाँ पे था, तो छत्तीसगढ़ में इनको मारा गया था। तो इसकी वजह से ये जो चीज़ है वो न्यूज़ में आई थी। तो अब इसकी बात करेंगे कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, क्यों इतना हो रहा है, क्या रीज़न है इसके ग्रो होने की, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही थी। देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ना, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि क्या करती है, कैरेक्टराइज करती है बाय द रेडिकल सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट, यानी कि मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट या फिर सोशल रेडिकलाइज पीपल जो होते हैं और ऐसी विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं जो कि एक रेडिकल सोशलिस्ट धारा होती है, कम्युनिस्ट धारा होती है या फिर एक मार्क्सिस्ट विचारधारा होती है। तो उन्हीं लोगों को हम नक्सलाइट कहते हैं या फिर नक्सलिज्म उसे ही हम कहते हैं। अब ये जो नक्सलिज्म है ना, ये स्टार्ट होता है इन अर्ली 1967, यानी कि 1967 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जो था नक्सलबारी एक गाँव होती है। उस गांव के किसान जो हैं वहां के लोकल लैंडलॉर्ड के विरुद्ध क्या करते हैं, एक रिवोल्ट करते हैं। और उस रिवोल्ट के वजह से ना होता क्या है कि वे लोग उस लैंडलॉर्ड को एक तरीके से बोलते हैं कि उसकी पावर जो है वो छीन लेते हैं, उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो ये जो सबसे पहला बार विद्रोह था ये नक्सलबारी गांव में करा गया था वेस्ट बंगाल के अंदर, और इसीलिए इसको हम नक्सलिज्म कहते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या फिर इनकी डिमांड होती है वो ये होती है कि ये वायलेंस के थ्रू क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना, जो वहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसको अपने वायलेंस के थ्रू, आर्म इंसर्जेंसी के थ्रू, वायलेंस के थ्रू क्या करते हैं, उस गवर्नमेंट को बदल देते हैं या फिर उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा कह सकते हो कि नक्सलिज्म का कंसेप्ट ये कहता है कि ये एक विचारधारा है, ठीक है, एक पॉलिटिकल विचारधारा है जो कि कैरेक्टराइज होती है एक रेडिकल सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट विचारधारा से। स्टार्टिंग में इसकी दिखाई पड़ती है 1967 में, जब नक्सलबारी विलेज के अंदर कुछ किसान जो थे एक लैंडलॉर्ड के खिलाफ अगेंस्ट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हैं और रिवोल्ट करते हैं। और वही नक्सलबारी गांव में इसका पहला हमें उद्गम देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम नक्सलिज्म कहते हैं। इनका डिमांड या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये क्या करेंगे कि अपने वायलेंस के थ्रू, आर्म इंसर्जेंसी के थ्रू करेंगे क्या कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ना उसको कहीं ना कहीं ये रूल्ड आउट कर देंगे, उसे हटा के फेंक देंगे और नई गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिनसे इनको फ़ायदा हो या फिर इनके जो विचारधारा के लोग हों उनको गवर्नमेंट में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो कॉजेज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलिज्म है, इसका कारण क्या है। देखो सबसे पहला जो कारण है ना वो ये है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है ना वो मेन रीज़न है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। होता क्या है कि कुछ लोग जो कि जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वो क्या होते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, डिसकंटेंटेड, मतलब कि अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है और वो गरीबी में जीने लगते हैं और उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है या फिर उन्हें लगता है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जुड़ेंगे तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसके लिए कई सारे लोग जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं।
दूसरा होता है डिसप्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि गवर्नमेंट जब ना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही थी, जब डेवलपमेंट कर रही थी सारे एरिया के अंदर, तो मैसिव डेवलपमेंट के अंदर ना एक मैसिव डिसप्लेसमेंट देखने को मिला हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन का। और ट्राइबल पॉपुलेशन का जो डिसप्लेसमेंट था ना, उन्हें ट्राइबल पॉपुलेशन को मजबूर कर दिया कि वो क्या कर लें, कहीं ना कहीं नक्सलिज्म को फॉलो कर ले और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ज्वाइन कर ले। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस थे ना, वो भी करे गए कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना इनके साथ जाती करी, ह्यूमन राइट का वायलेशन करा इन एरियाज़ के अंदर जहां पर आज आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि नक्सलिज्म आपको देखने को मिलता है। नॉट हैव अ प्रॉपर कनेक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ के जो रेसिडेंट हैं वो आज भी स्कूली शिक्षा से डिप्राइव्ड हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी से डिप्राइव्ड हैं, और जो अदर आपके इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनकी सुविधाओं से यहाँ के जो रेसिडेंट हैं वो आज भी डिप्राइव्ड हैं। आज भी उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कि भारत का आम नागरिक, आम आदमी आज अवेल कर पाता है काफ़ी ईजिली। तो इसके वजह से एक रीज़न है कि लोग जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के तरफ जाते जा रहे हैं, या फिर लोगों ने नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि करप्शन एंड इनसफिशिएंसी, यानी कि जो करप्शन है गवर्नमेंट के स्कीम में, वो भी एक रीज़न बनता है कि जब गवर्नमेंट इनके लिए कोई वेलफेयर प्रोग्राम लेकर के आती है ना, तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं या फिर जो पॉलिटिशियन है ना, वो करप्शन करते हैं और जो चीज़ें इनके पास पहुंचनी चाहिए एफिशिएंट तरीके से वो नहीं पहुंच पाती, और इसके वजह से ये क्या रह जाते हैं, कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव्ड रह जाते हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं। तो रीज़न क्या है नक्सलिज्म का, हमने देखा सबसे पहला रीज़न हो गया पॉवर्टी, दूसरा रीज़न हो गया कि डिसप्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तीसरा हो गया ह्यूमन राइट का वायलेशन होना, और चौथा हमारा रीज़न था कि नो प्रॉपर कनेक्टिविटी, और इनको डिप्राइव्ड होना पड़ता है, जैसे कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनको नहीं मिल पाता। इसके अलावा एक करप्शन भी रीज़न बनता है कि जो इन्हें क्या करता है, कहीं ना कहीं नक्सलिज्म की तरफ ढकेलता है और इनको आगे की तरफ भेजता है कि नक्सलिज्म को ज्वाइन करें। अब देखो इम्पैक्ट क्या होता है, अगर इन्होंने नक्सलिज्म ज्वाइन करा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज्वाइन करा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि डिसरप्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ना, वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाती है, वो टूट जाती है। जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, वो इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, और इन एरियाज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, वो सही टाइम पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाती। दूसरा क्या होता है, यूज़ ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन टू कंट्रोल। अब देखो यहाँ पर ये होता है कि जो ये लोग हैं ना, ये यूज़ ऑफ वायलेंस करते हैं, ठीक है, मतलब वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इनके ऊपर क्या करती हैं, कहीं ना कहीं वो भी वायलेंस के थ्रू इनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना चाहती हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो नक्सलिज्म है, उसमें शामिल लोग और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर शामिल लोग हैं, दोनों ही लोगों के लाइफ जो है वो चली जाती हैं, यानी कि लॉस ऑफ लाइफ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसके इम्पैक्ट के अंदर हमें ये मिला कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ना, वो रुक जाती हैं, काफ़ी लेट लग जाता है एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में, और लोग फिर भी वंचित रह जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हेल्थ सर्विसेज है उससे, एजुकेशन सर्विसेज हैं उससे। दूसरी बार हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि यूज़ ऑफ वायलेंस के थ्रू जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लोकल पॉपुलेशन को ये साइलेंस करा देते हैं, चुप करा देते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बताता। और जब ये वायलेंस होता है तो उस समय पर जो हमारे लेफ्ट विंग के पर्सनल्स हैं, ठीक है, जो हमारे नक्सलिज्म के पर्सनल्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं, दोनों ही मुठभेड़ में क्या होती है, दोनों की ही लाइफ का लॉस जो है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वो भी बना रहता है। कई बार ये जो लोग हैं ये अलग अलग कंट्री से फंडेड होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, ये फंडेड किससे है, ये फंडेड है चाइना के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी डिस्टर्ब होती है। तो ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर आती है स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड नारकोटिक्स, यानी कि जो हमारे नारकोटिक्स से दवाइयाँ हो गई, या फिर जो
ड्रग्स वगैरह हो गए ना, उनका यहाँ से तस्करी करी जाती है, हथियारों की तस्करी करी जाती है, स्मगलिंग करी जाती है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट के अंदर नज़र आएगा। तो ये इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। अब देखो, अगर ये सब चीज़ें हैं, इतने बड़े स्केल पे हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या करा, उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो, गवर्नमेंट की जो स्टेप्स है ना, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करा। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ना एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया। अब देखो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर ना गवर्नमेंट का ये मानना था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, नक्सलिज्म बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर ये होगा कि उन सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना काफ़ी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करी जाएगी, काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट करे जाएंगे, ताकि वो लोग हमारे जो मेन पॉपुलेशन है ना उनके थ्रू जुड़ पाए, और उनके थ्रू जुड़ करके वो लोगों के साथ आ पाए, और वो भी देख पाए कि हाँ देखो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो सरकार आपके भी भले के लिए सोच रही है, और ऐसा ना करो कि आप इन नक्सलिज्म के अंदर ज्वाइन करो। ठीक है, तो टू रेटिफाई ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट दैट हैव सोन रिलेटिवली लेसर प्रोग्रेस इन द की सोशल एरिया, मतलब जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सोशल एरिया के अंदर कम प्रोग्रेस दिखाते हैं, उनके बारे में ये प्रोग्राम था, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फिर आता है एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल। ये क्या करता है, एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल जो है ये पुलिस को मॉडर्नाइज करता है, नए नए तरीके देता है कि हमारे जो कैजुअलिटी है वो कम से कम हो। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो ये स्कीम थी, और इसके अंदर पैसे दिए गए लोगों को नहीं, खैर पुलिस वालों को दिए गए, और उन्हें मॉडर्न टेक्निक जो दी गई वो दी गई, और उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दी गई। तो गवर्नमेंट ने इन पे कंट्रोल करने के लिए ये भी एक जो स्कीम है वो लेकर के आई थी, जब एक स्टेप जो है वो भी ये लेकर के आया था। तीसरा हमारा जो स्टेप है जो गवर्नमेंट लेकर के आती है वो है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। अब इसके अंदर क्या हुआ, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अंदर जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है ना, जिनसे लोग अफेक्ट हुए हैं, उन सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी उन लोगों को जो कि इनकी वजह से अफेक्ट हुए हैं, जिनको प्रभाव पड़ा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मोबाइल टावर प्रोजेक्ट। ये भी गवर्नमेंट लेकर के आई थी ताकि उनके ऊपर नज़र रखा जा सके। फिर आता है रोड कनेक्टिविटी, यानी कि गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे एरिया हैं जहां पर रोड जो है ना वो उतने अच्छे नहीं है, और हम लोगों के बीच में फिर पहुंच नहीं पाते, और जब लोगों के बीच में पहुंचोगे नहीं तो डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे एरिया में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया है, नक्सलिज्म वाले एरिया है, वहाँ पर हम रोड बनाने का काम करेंगे। तो ये रोड कनेक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है। फिर आती है सिविक एविएशन प्रोग्राम। देखो, सिविक एविएशन प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो वहाँ के सिविलियन हैं उनके बीच में ना एक ब्रिज स्थापित करी जाए, और उनके बीच में जो गैप है ना वो उस ब्रिज के माध्यम से कम किया जाए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो लोकल पीपल हैं उनके बारे में वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, बात करें, ताकि वो एक दूसरे को समझ पाएँ। और जब ऐसा करेंगे तो लोग जो है वो नक्सलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे और ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाए। तो आई होप ये सारे स्टेप्स जो अभी है ना आपको क्लियर हुए होंगे। स्टेप नंबर 1 कहता है कि हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जो कि लेस सोशल एरियाज़ के अंदर कवर है, जहाँ पे प्रोग्रेस कम है, उनको हम प्रोग्रेस लाएंगे। दूसरा हुआ कि हम पुलिस को क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे। तीसरा हुआ कि हम सेंट्रल असिस्टेंस देंगे जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर हमने देखा कि लेफ्ट विंग मोबाइल टावर जो है वो प्रोजेक्ट लाएगा जिससे कि हम उनके ऊपर नज़र रख पाएंगे। फिर रोड कनेक्टिविटी हम अच्छी करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के अंदर। और फिर सिविल एक्शन प्रोग्राम लेकर के आया जिसके अंदर हम ब्रिज स्थापित करेंगे ताकि जो गैप बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड लोकल पीपल है ना वो कम हो पाए, ताकि जो लोग हैं वो ना जाए किसके तरफ, नक्सलिज्म के तरफ। तो ये गवर्नमेंट के स्टेप थे। अब हमारे वे फॉरवर्ड यानी कि हमारे सजेशन पॉइंट क्या हो सकते हैं। देखो, हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ द लोकल पुलिस फोर्सेस, ये सबसे पहले आपको काम करना है कि जो आपकी पुलिस फोर्सेस है ना उसको मॉडर्नाइज करिए। प्रिमिटिव तरीका अब नहीं रहा, हम प्रिमिटिव तरीके से अब नहीं बच सकते, तो या फिर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी एक है कि हम अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और अपने पुलिस फोर्सेस को मॉडर्न करेंगे। पहला तो हमारा सजेशन पॉइंट ये होना चाहिए। दूसरा हमारा सजेशन ये होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये एफर्ट लगाएं, और एफर्ट लगा के क्या करें, जो भी हमारे रेडिकलाइज पर्सन है ना जो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी संख्या को कम करें। यानी कि जो हमारे सेंटर और स्टेट है ना ये मेक श्योर करें, यानी कि एफर्ट लगाएं कि जो सिंक्रोनाइज हो गए हैं पीपल, ठीक है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं इन सभी ग्रुप को रेडिकलाइज होकर के, उनको रोक लिया जाए कि ये ज्वाइन ना करें। ऐसे अगर हम एलिमिनेट करने लगे लोगों को तो एक दिन ऐसा आएगा कि नक्सलिज्म पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये हम एक सजेशन में लिख सकते हैं कि हम इन्हें रेडिकलाइज होने से बचाएं, इनको ज्वाइन होने से रोकें। अगर ऐसा करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही ग्रुप जो है वो खत्म हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं डायलॉग एंड एड्रेसिंग। देखो हम क्या कर सकते हैं कि जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ है ना, जिनके लोग आपस में बात करके या फिर कैसे भी करके अगर आप देखोगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म के अंदर ये मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ ही ना पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर इनके ग्रीवेंसेस को हम समझें, इनके ग्रीवेंसेस को समझ के इनका सोल्यूशन निकाले, तो ये लोग ना कभी जाएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्जिनाइज्ड ग्रुप यानी कि मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ हम डायलॉग करें, एड्रेस करें उनके प्रॉब्लम्स को, तो ये एक हमारा वे फॉरवर्ड पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सपोर्ट टू द फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो पुराने एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं, जो नक्सल्स पुराने रहे हैं, अगर वे अब नक्सलिज्म को छोड़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम दे सकती है, वापस से उनको ना री इंटीग्रेट कर सकती है और वापस से उनको वायलेंस के रास्ते से हटने में उनकी मदद कर सकती है। तो ये एक आप एक वे फॉरवर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि गवर्नमेंट उन्हें रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है अगर कोई फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट है जो कि अब ये चीज़ें छोड़ना चाहता है। तो फिर आता है इम्प्रोवाइविंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जहाँ पर आपको ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है, रीज़न ये है कि वहाँ पर क्या हुआ है, अंडर डेवलपमेंट रही हैं चीज़ें। तो अगर आप सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को सही कर देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर देते हो, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर देते हो, तो शायद लोग जो है ना वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाएंगे और लोग जो है वो नक्सलिज्म को ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर आता है टारगेटेड ऑपरेशंस अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जो भी हमारे नक्सलिज्म है ना उनको हम टारगेट करें, देखें कि किस एरिया में है और उनके खिलाफ हम क्या करें, एक अच्छा ऑपरेशन करें। तो इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए और अवॉइड करें जब हम कोलेटरल डैमेज करते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि लोग जो है वो डरेंगे और फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये हमारे सजेशन पॉइंट हो सकता है। हमने क्या देखा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस हम कर लेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रोकना चाहिए कि यूथ जो है वो ज्वाइन ना कर पाए, हम डायलॉग करें, उनके प्रॉब्लम को समझे, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लेकर के आए ताकि उनको एक सपोर्ट प्रदान करें जो ये छोड़ना चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और एरिया के ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा दें ताकि लोग इन सब चीज़ों की तरफ ना झुके ना जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि होलिस्टिक अप्रोच फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरवेंशन, complex issue with historical root and social factors, effort must focus on eliminating the root causes of the discontent and integrating अफेक्टेड कम्युनिटीज़ इनटू द मेन स्ट्रीम, मतलब कि जो हमारी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने में हेल्प करेगा। हम क्या करेंगे, इसके रूट कॉजेज़ को अगर देखते हैं, जो कि रूट कॉजेज़ ये है कि ये लोग अनसेटिस्फाइड हैं, तो इनकी नीड को हम पूरा कर दें, ठीक है। इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर लेकर के आए, उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये लोग जो हैं वो क्या होंगे, हमारे मेन स्ट्रीम पीपल से जुड़ पाएंगे और धीरे धीरे अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश में वो बाहर निकल भी आएंगे। तो ये था हमारा ऐसे जो कि हमने देखा नक्सलिज्म के ऊपर। आई होप नक्सलिज्म के ऊपर अब कुछ भी आएगा आप बिल्कुल लिख सकते हो। आपको इसकी हिस्ट्री पता है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, क्यों ये न्यूज़ में रहा था, फिर आपने इसके कॉजेस देख लिए कि क्यों ये जो हमारी नक्सलिज्म है ये पैदा हो रही है। फिर इसके बाद आपने देख लिया कि इसके इम्पैक्ट क्या है, फिर इसके बाद आपने गवर्नमेंट के स्टेप्स भी देखे एंड इसके बाद आपने सजेशंस भी देखे, सजेशंस के बाद आपने कंक्लूजन भी देखा। तो आई होप ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन, AI एंड ह्यूमन राइट। ये जो टॉपिक है ना, ये AI से रिलेटेड वो टॉपिक हैं जो एडिटोरियल के अंदर रहे हैं और इन टॉपिक के ऊपर या इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी आइए हम ऐसे ही देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शन की, यानी कि इलेक्शन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ क्या है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इंट्रो क्या है, आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो अपने ऐसे का। तो आप लिख सकते हो कि AI जो है ना, AI द थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम able to perform tasks normally requiring human intelligence such as visual perception, speech recognition, decision making and ट्रांसलेशन बिटवीन द लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है कि AI जो है ना, ये एक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करी जाती है और ये क्या करता है, बिल्कुल एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। एक ह्यूमन की तरह ये अपना परसेप्शन देता है, बोलता है, रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों को, किसी भी डिसीजन को लेता है या किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं AI हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है जो कि एक ह्यूमन की तरह काम करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सोचता है।
तो अभी आपको पता लगा होगा कि व्हाट इज़ एआई। तो एआई के अंदर आप ये चीज़ें लिख सकते हो। अब देखो हम बात करें कि जो हमें एआई का रेगुलेशन है ना, ये करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एआई तो है, लेकिन एआई का रेगुलेशन करना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले इसके रेगुलेशन लाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी एआई है ना, इसके सोचने का जो कंसर्न है ना, वो सोचने का कंसर्न ये है कि इसके अंदर एथिकल कंसर्न है ही नहीं। अब देखो एक पर्सन जो है, ठीक है, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, वो कुछ भी करता है ना, इमोशनली करता है, वो किसी ना किसी चीज़ से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कितने भी निर्दयी हो, एक रूथलेस पर्सन हो, फिर भी आपके सामने अगर किसी को चोट लगेगी ना, आप क्या करोगे? उसका इलाज करोगे, ठीक है। इलाज करना नहीं आता फिर भी आप दुख व्यक्त करोगे, उसे लेके जाओगे हॉस्पिटल में। लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं है। एआई के साथ एथिकल कंसर्न है, उसको वो मोरल चीज़ें ना नहीं आ पाएंगी, कभी भी नहीं आ पाएगी। तो स्पेशली कंसर्न ये किया जाता है कि जो चैलेंज है ना, इंस्टॉलिंग द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ एंड एआई सिस्टम, यानी कि जो एआई का सिस्टम है उसके अंदर आप ना मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। इसकी चैलेंज कहीं ना कहीं पहले आती है। तो सबसे बड़ा रेगुलेशन तो यही है कि हमें इस चीज़ को सुधारना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी हम बात करते हैं एआई की, तो उसके अंदर एथिकल कंसर्न जैसी चीज़ें नहीं होती। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी रिस्क। अब देखो जो हमारी एआई है ना, इसके सिक्योरिटी रिस्क का भी खतरा है। सिक्योरिटी रिस्क का खतरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा ये कि जो एआई होती है, वो एआई जो होती है वो ऑटोनोमस वेपनरी होती है। मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप अगर कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो तो इसके हैक होने का भी खतरा है। अगर आपने कोई चीज़ इसके अंदर छुपा के रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या पता किसी ने हैक कर ली और वो चीज़ आपको पता है, आपने पता है कि आपने छुपा के रखी है, बट फिर भी वो लीक हो गई। तो एक सिक्योरिटी रिस्क भी है एआई के साथ जब आप बात करते हो उसके रेगुलेशन की। तो एआई का रेगुलेशन ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहला रीज़न ये बना कि एक एथिकल कंसर्न के नाते हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है। दूसरा हो गया सिक्योरिटी रिस्क के नाते। तीसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि ऐसा ना हो जाए कल को कि जो पूरी दुनिया का पावर है ना, वो किसी एआई कंपनी का मालिक क्या कर रहा है, कंसंट्रेट करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि सभी के जो डाटा होंगे, सभी के जो चीज़ें होंगी ना, वो एआई के द्वारा किसके पास होंगी? कंपनी के पास होगी, जो वेब डेवलपर होगा उसके पास होगी। तो इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और जब वो पावरफुल हो जाएगा तो ना किसी कंट्री की सुनेगा और ना किसी चीज़ों को देखेगा वो, ठीक है। उसका जो मर्जी आएगा वो कर सकता है। तो ये भी एक हमारे पास क्या है, कंसर्न होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि एआई के अंदर रेगुलेशन लाने ज़रूरी है। फिर आता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो एआई है ना, ये कई तरीके की जो जॉब है ना उसको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर सकता है। इसके अंदर पावर है कि ये क्या कर सकता है, जो जॉब है जो एक नॉर्मल पर्सन करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, वो उससे अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, कम टाइम में जो हमारा एआई है वो जॉब को कर देगा। तो इसके वजह से कंपनियाँ क्या करेंगी, आदमियों को नहीं रखेंगी बल्कि मशीनों को काम पे रखने लगेंगी, और इसके वजह से जो जॉब का डिस्प्लेसमेंट है ना वो देखने को मिल जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। अब देखो मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन, अगर आपने देखा होगा तो एआई जनरेटेड कंटेंट कई बार ना यूट्यूब पे या फिर ऐसे सोशल मीडिया वेबसाइट पे भेज दिए जाते हैं, और ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट होते हैं ये कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या फिर मैनिपुलेशन का काम करते हैं। इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं होती, लेकिन फिर भी एआई के उपयोग से, डिफेक के उपयोग से इसे ऐसा बना दिया जाता है ताकि क्या किया जाएगा, इस चीज़ को बिल्कुल सच मान लिया जाएगा। और इसके वजह से कई बार होता क्या है कि लोग इसके वजह से मैनिपुलेट हो जाते हैं और पब्लिक अपना ओपिनियन जो है वो गलत चीज़ों की तरफ ही देने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा एक रीज़न बनता है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि एआई में रेगुलेशन लाना ज़रूरी है। अब जो हमारी एआई है ना, इसका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसके वजह से जो हर इंसान है ना वो इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रेगुलेशन के अंदर पॉइंट बनता है कि इसका जो कम्प्लेक्स सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। यानी कि चेंजेस लाने की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड एआई रेगुलेशन, तो उसके अंदर हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहला एथिकल कंसर्न, दूसरा सिक्योरिटी रिस्क, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ पावर, चौथा होता है जॉब डिस्प्लेसमेंट, पांचवा होता है मिस इन्फॉर्मेशन, छठा होता है कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम, एंड नेक्स्ट हमारा होता है एआई सिस्टम दैट रिलाई ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा रेज कंसर्न। क्योंकि यहाँ पर हो सकती है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो लीक कर दी जाए, तो इसका भी एक कंसर्न है, क्योंकि सब डाटा बेस्ड हमारे होते हैं, और ये अगर डाटा लीक होती है, आपकी प्राइवेसी लीक होती है, तो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करा जा सकता है। तो इसके लिए भी हमें एआई को क्या करना होगा, रेगुलेट करने की नीड होगी। और रेगुलेशन ऑफ एआई के लिए स्टेप कौन कौन से अब तक उठाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप रेगुलेशन के लिए उठाया गया है वो है डेवलप एंड हार्मोनाइज इंटरनेशनल एआई स्टैंडर्ड। यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल एआई स्टैंडर्ड है ना, इनको डेवलप करा गया है और इनके अंदर हार्मोनाइज करा गया। मतलब 2 कंपनियां या 3 कंपनियां, 4 कंपनियां, अभी आपने देखा होगा कि जो एआई समिट था
फर्स्ट AI समिट जो था, सेफ्टी समिट जो कि UK के अंदर हुआ था। तो ऐसे जो स्टेप्स है ना वो इंटरनेशनल AI स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, उनको सही करने के लिए ऐसे कदम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। तो अब इसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो जैसे कि कहा जाता है कि जो हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है ना वो उनको इसके अंदर इंगेज करो, एकेडमी के जो एक्सपर्ट हैं उनको इसके अंदर इंगेज करो, ताकि उन्हें पता लगे कि इसके अंदर दिक्कत क्या है और वो उस दिक्कत को कहीं ना कहीं सही करें, ख़त्म करें, ताकि जो हम AI है ना, AI का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर पाए। ये इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ऑल इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज क्रूशियल। तो जो AI है वो क्या है, एक तरीके का ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कि जब भी हम AI की बात करते हैं तो ये किसी एक कंट्री की बात नहीं है, बल्कि कंसर्न सारे ही कंट्री की है। तो सारे लोग ग्लोबली इसके बारे में सोचें और इसके ऊपर कोई डिसीजन ले। अब देखो यार, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ और मेरे से बोला जा नहीं रहा, तो मैं फटाफट से आपको ना कीवर्ड बताते हुए चलूँगा, और ये PDF आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूंगा। तो इसको आप बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ही करेगा। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ AI। अब AI का इस्तेमाल हम करते कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहला हमारा AI का इस्तेमाल होता है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में डायग्नोसिस डिसीज़ को, मतलब डिसीज़ को पहचानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जब पढ़ोगे मेडिकल इमेजिनिंग के अंदर तो उसके अंदर भी AI का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्थ केयर में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कस्टमर सर्विस को देने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जो होटल्स है ना, उन्होंने क्या करा है, AI को रखा हुआ है खाने देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए अब AI जो है वो इस्तेमाल होता है। तो कस्टमर सर्विस के लिए भी AI का इस्तेमाल करा जाने लगा। अब देखो एग्रीकल्चर के लिए भी जैसे ड्रोन हो गया, तो इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ड्रोन भी क्या है, एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट ही है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आपका यहाँ पर मिलेगा ड्रोन, जो कि AI मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करी जाने लगी। इसके अलावा एजुकेशन में देखोगे तो एजुकेशन में ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया वीडियो आप देख पाते हो, एनिमेशन के थ्रू देख पाते हो। तो कहीं ना कहीं AI का इस्तेमाल अब बहुत सारी जगहों किए जाने लगा है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डीफेक चीज़ों को पहचान लेते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर यूटिलाइज करती हैं AI एल्गोरिदम टू ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी एंड यूज़र कन्वीनियंस। तो इसके लिए आप देखो कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी AI का यूज़ होता है। फाइनेंस के अंदर आप देखोगे तो जो फ्रॉड होते हैं उसको पहचानने के अंदर, क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर, रिस्क असेसमेंट के अंदर, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, कस्टमर सर्विस चैटबॉट जो हो गया, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस के अंदर भी हम अपने AI का इस्तेमाल करते हैं। तो AI का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अभी आपको पता लगा, हेल्थ केयर के अंदर हम करते हैं, इसके अलावा मेडिकल के अंदर करते हैं, फिर हम इंडस्ट्रियल के अंदर करते हैं, फिर कस्टमर सर्विस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो फाइनेंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है। देखो यूज़ ऑफ AI इन इलेक्शन जब बोलते हो ना, इसके अंदर आप सबसे पहले देखोगे चैटबॉट पावर्ड बाय AI, यानी कि इसके अंदर आप देखोगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लोगों के होते हैं, वोटिंग प्रोसीजर्स एंड लोकेशंस, इसका जवाब आप दे सकते हो बाय द हेल्प ऑफ AI। तो इसमें AI का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है रीचेस आउट टू द वोटर्स एंड एंगेज, यानी कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना, उनका इंगेजमेंट कराना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टली थ्रू पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, यानी कि 1-to-1 इंटरेक्शन करके, लोगों से बात करके, टेक्स्ट मैसेज भेज के, उनको बात करके, उनको समझा के आप क्या कर सकते हो, वोट देने के लिए राज़ी करा सकते हो। फिर आता है इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट, आप क्या कर सकते हो, AI की हेल्प से डाटा को मैनेज कर सकते हो। आप पता कर सकते हो एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ वोटर्स कितने हुए हैं, स्टोरेज कितना हुआ वोट का, वो आप देख सकते हो। तो कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, एनालिसिस ऑफ एक्सटेंसिव इलेक्टोरल डाटा, इसका उपयोग जो है वो AI के द्वारा किया जाता है इन इलेक्शन, तो ध्यान रखेंगे। फिर आता है कि AI जो है ना, ये क्या करती है, AI आपकी स्ट्रेंथन करती है इलेक्टोरल सिक्योरिटी, यानी कि जो इलेक्शन होता है उसके अंदर सिक्योरिटी हो, कोई हैकिंग वैकिंग ना हो, या फिर इसके अलावा कोई एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी हो, फोर्टिफाइंग हो, इस सभी चीज़ों का ध्यान भी हम रखते हैं बाय द हेल्प ऑफ AI। तो AI का इस्तेमाल हम इलेक्शन में इन तरीक़ों से करते हैं। सबसे पहला चैटबॉट हो गया, दूसरा हो गया कि वोटर्स को इंगेज करके AI के माध्यम से, तीसरा हो गया डाटा मैनेजमेंट, यानी कि स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ डाटा की तरफ हम AI का इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं, इलेक्टोरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं AI के माध्यम से। अब देखो इसके पोटेंशियल रिस्क क्या है, AI के रिस्क क्या है। AI का रिस्क ये है
कि डिसइंफॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन यानी कि फेक न्यूज़ और यूज़ ऑफ मिसलीड वोटर्स एंड अंडरमाइन द ट्रस्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी कि क्या होगा, कई बार आपने सुना होगा ईवीएम हैकिंग करके, तो इससे क्या होता है कि जो वोटर होता है ना वो डिस्करेज होता है, उसे लगता है यार ईवीएम मशीन जो है इससे मान लो हमने वोट दे के आया किसी को और हमारा वोट किसी और को जा रहा है, तो लोगों का ना एक तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस से विश्वास हटने लगता है। तो डिसइंफॉर्मेशन, डीफेक, यूज टू मिसलीड वोटर्स एंड अंडरमाइन ट्रस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, इसका खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है। एआई जो है वो इनेबल्ड होता है साइबर अटैक, मतलब एआई का हम साइबर अटैक करके कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, उसकी जो मशीनरी है उसके परफॉर्मेंस को कम कर सकते हैं। और ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जब उसके ऊपर अटैक करेंगे तो एक प्राइवेसी कंसर्न जो है वो लेकर के आता है कि कहीं ये तो लीक नहीं हो जाएगा कि किस वोटर ने किसको वोट दिया, क्योंकि ये वोट जो होता है ना वो कैसा होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, हम बता नहीं सकते हमने किसको वोट दिया। बट अगर मान लो कहीं ऐसा कर दिया जाए, साइबर सिक्योरिटी वहाँ पर ब्रीच हो जाती है और साइबर अटैक होता है और हम पता कर लेते हैं कि किसने किसको वोट दिया, जिससे कि हमारा मैनिपुलेशन ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक पोटेंशियल रिस्क के तौर पे देख सकते हैं कि भैया इनकी हैकिंग वैकिंग करके ये सारी दिक्कतें हमें मिल सकती हैं देखने को। अब देखो एआई एंड ह्यूमन राइट, अब देखो एआई का ह्यूमन राइट के साथ क्या पंगा हो गया दोस्त। अब देखो एआई का ह्यूमन राइट के साथ जो पंगा है ना वो ये है कि रोल इन टैकलिंग लार्ज स्केल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड पेंडेमिक्स। अब जो हमारी एआई होती है ना वो ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होती है। ये क्या कर सकती है, जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है उसको आपको पहले बता दे, पॉवर्टी कैसी रहेगी इसके बारे में बता दे, इसके बाद आपको पेंडेमिक्स के बारे में बता देगी। तो इससे आप क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे डाटा को और आप अपना अच्छा सजेशन या सोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी पहले से ही। आप असिस्ट करते हैं पीपल को विद डिसेबिलिटीज़, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी तरीके से डिसेबल्ड है, ठीक है, उसको किस तरीके का टास्क करना चाहिए इसके भी आप हेल्प ले सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो कंपनसेशन एंड सपोर्ट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी चीज़ से डिसेबल्ड है, ठीक है, और उसको कोई टास्क करना है या फिर उसकी हेल्प करनी है, तो एआई उसके पास 24 घंटे रह सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको कोई टास्क करना है तो एआई आपको क्या कर सकता है, वो जो मंडेन टास्क है उसके बारे में आपको बताता रहेगा कि आपको ये करना है, आप कर लोगे, आपको प्रोवाइड करेगा वो कंपेनियनशिप, मतलब एक दोस्त की तरह आपके पास वो रहेगा। कुछ भी बात हुई आप तुरंत एआई से बात कर सकते हो, तो कंपेनियनशिप एआई से बात कर सकते हो और सपोर्ट ले सकते हो। तो ये चीज़ ना एआई एंड ह्यूमन राइट का आपस में एक रिलेशन दिखने को मिलता है। और जो एआई है, ठीक है, असिस्ट इन अ लीगल प्रोसीजर बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एंड अनबाइस्ड एनालिसिस ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट। यानी कि कोई सा भी लीगल चीज़ आप इससे पूछोगे ना तो जो एआई है वो क्या होती है, अनबाइस्ड तरीके से आंसर करती है। तो ये भी एक बोल सकते हो कि एडवांसमेंट है जो कि हम देख रहे हैं एआई का ह्यूमन राइट के अंदर, कि इसके वजह से ह्यूमन राइट को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे एआई से जो हमारा ह्यूमन राइट का फ़ायदा होगा ये होगा कि हम क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, पेंडेमिक्स, इन सब के बारे में पहले से अगर एनालाइज करें डाटा को तो इसके ऊपर हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि जो डिसेबल्ड पर्सन है या जो हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उसके अंदर एआई हमारी हेल्प कर सकती है। एआई हमें हेल्प कर सकती है हमारे दोस्त की तरह जब भी हमें ज़रूरत होगी तब। इसके अलावा हमने देखा कि जो एआई है वो किसी भी चीज़ पर अनबाइस्ड एनालिसिस करती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और किसी भी चीज़ के ऊपर हम इसकी राय ले सकते हैं। अब देखो एआई एंड ह्यूमन राइट चैलेंजेस। अभी ह्यूमन राइट के अंदर इसके चैलेंजेस क्या, एडवांसमेंट तो वे थे, चैलेंजेस होता है कि एआई एल्गोरिदम कैन प्रीपिचुएट बायसेस प्रेजेंट इन दिस डाटा। मतलब कि जो हमारी एआई है उसके अंदर जो डाटा फीड है ना, या फिर वो जो डाटा देता है वो किसी पर्सन का डाटा होता है जो उसके अंदर पहले से ही फीड करा गया है, और हो सकता है वो डाटा कैसा हो सकता है वो पहले से ही बायस्ड हो, तो हमें बायस्ड डाटा भी देखने को मिल सकता है। तो ये पहला चैलेंज होता है। दूसरा होता है सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या होता है कि प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चैलेंजेस। मतलब ये जो एआई है ना ये किसी दूसरे की भाषा को, किसी दूसरे की बात को ही हमें बोलने के लिए बोलता है, इसका कोई खुद का जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो हम नहीं ला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक दूसरा चैलेंज होता है जो सर्विलेंस के अंदर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा होता है कि प्रैक्टिस इन एरिया सच एज हियरिंग, लीडिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट एंड हेल्थ केयर। मतलब कि एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी जब आप एआई का यूज़ करोगे। तो एआई एक तरीके की ये हमारी चैलेंजेस पजेस करती है। देखो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओपेसिटी ऑफ द एआई एल्गोरिदम, यानी कि एआई काम कैसे करती है, क्या इस पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ खुल के नहीं बोल सकते। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज निकल के आती है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन राइट के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग बात है, चैलेंजेस की बात होती है।
अब देखो कंक्लूजन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं कि रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई नीड ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि रेगुलेशन एंड अप्रोच जो है ना, रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन जो है एआई की, उसके लिए आवश्यकता है हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की। हम कंबाइन करें एथिकल कंसिडरेशन को, रोबुस्ट लीगल फ्रेमवर्क को एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, जिसके साथ होगा क्या कि स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द हार्सनिंग एआई इमेंस पोटेंशियल एंड मेंटेनिंग यूजर ट्रस्ट। मतलब हम अपने एआई को और भी ज़्यादा हार्नेस करेंगे, और भी ज़्यादा अच्छे बनाएंगे, ताकि जो हमारे यूज़र है वो एआई के ऊपर विश्वास कर पाएँ। इससे हमारा एआई और हमारे जो चीज़ें होंगी वो आपस में इंटरकनेक्ट होगी और लोग उस पर विश्वास कर पाएंगे। तो आई होप ये जो 4 एसेज है ना भाई, मैंने बहुत बार बोल सकते हो, बहुत लंबे टाइम बाद मैंने इतने लंबी स्पीच में बोला है, कोई चीज़ रिकॉर्ड करी है, मेरे भी हालत ख़राब है यार। तो एक बार अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, बताना आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा 3-4 टॉपिक, उसमें भी हम कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट ऐसे हम कुल मिला के 10-12 टॉपिक कवर कर लेंगे, जो कि हमारे CAPF एग्ज़ाम के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो फटाफट से यार आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे आया हो तो वीडियो को शेयर भी कर ही देना अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।